Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ अगेन. इससे पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ जिसमें हमने बात की थी अबाउट देयर लाइफ, उनकी लाइफ कैसी रही फ्रॉम हिज बर्थ टू 1813. सो आज हम कंप्लीट करेंगे इनके बायोग्राफी इन डिटेल बिकॉज इनके बायोग्राफी से डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. सबसे पहले 1813 तक हमने कंप्लीट किया था and today we'll start from 1814. Now in 1814 एक वर्क पब्लिश हुआ था and that is The Excursion as the second of the three-part work of the recluse, and even though he had not completed first and third part in his life. Now वो एक बहुत बड़ा वर्क लिख रहे थे एक्चुअली रेक्ल्यूज नाम से, जिसके वो 3 पार्ट्स बनाना चाहते थे. उसमें से एक्सकर्जन सेकेंड पार्ट था बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया. ओके और जो प्रिल्यूड एक वर्क है जो हम जानते हैं विलियम वर्ड्स का बहुत नोन वर्क है, वो एक्चुअली इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला था. बट ये वर्क कभी कंप्लीट हो नहीं पाया रेक्ल्यूज बिकॉज उनकी सोच बहुत लंबी थी. बिकॉज अब प्रिल्यूड अपने आप में ही इतनी लंबी पोएम है एंड देन एक्सकर्जन इतना बड़ा पोर्शन था एंड देन वो उसमें 2 पोर्शन और डालने वाले थे, तो इट्स बहुत लेंदी पोएम होने वाली थी. बट वो उनके लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया. देन ऑल्सो इस पोइटिक करियर फिनिश विद दिस एंड नाउ एक्सकर्जन के पब्लिश होने के बाद उनका जो पोइटिक करियर था बेसिकली वो फिनिश हो गया. मतलब उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा जिसके लिए उनको जाना जाए बेसिकली. Next in 1815, the White Doe of Rylstone professed to revise lyrical ballads. Now 1815 में 2 वर्क पब्लिश हुए थे. फर्स्ट The White Doe of Rylstone और सेकेंड professed to revise lyrical ballads. Now The White Doe of Rylstone इतना नोन वर्क नहीं है बट इसे हम मेंशन इसलिए करते हैं बिकॉज ये ऐसे वर्क में से एक है जो हमसे कॉमनली पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताइए ये 5 वर्क है, इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और ऐसे नाम दे देते हैं जो लेस नोन है सो दैट हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल हो. और प्रिफेस टू रिवाइज लिरिकल बैलेट्स तो हम सब जानते हैं. लिरिकल बैलेट्स का जो है एक रिवाइज प्रिफेस आया था 1815 में. नाउ 1819 की बात करें तो इसमें पोएम्स आई थी लाइक पीटरबेल, दी वैगनर, ये 2 पोएम पब्लिश हुई थी. इनके नाम याद रखने हमें बहुत ज़रूरी है. बेशक हमें इनकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना पता हो बट इन पोएम्स के नाम पता होने बहुत ज़रूरी है बिकॉज वही लिस्ट आउट कर देते हैं एंड देन आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलते हैं. वॉर ऑफ पीटरलू अकर्ड और 1819 में ही वॉर ऑफ पीटरलू भी हुई थी. मतलब पीटरलू जगह थी जहाँ पे लड़ाई हुई थी. आगे बात करते हैं हम 1820 की. Now 1820 में सॉनेट्स आए थे लाइक VR7 एंड द रिवर ड्यूडन वर पब्लिश्ड. VR7 एक सॉनेट था और ऑल्सो द रिवर ड्यूडन करके ये 2 वर्क्स आए थे इसमें. 1822 में एस्केलेस्टिकल स्केचेस एंड मेमोरियल ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये 2 वर्क्स आए थे. 1835 में यारो रिविजिटेड और कुछ और पोएम्स थी इसके साथ. नाउ इन्हें याद रखना क्यों ज़रूरी है, सेम रीज़न है. आपको लिस्ट दे देंगे एंड देन पूछेंगे जो नोन वर्क है वो तो सब जानते हैं बट जो लेस नोन वर्क है वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है या शेली का वर्क है या कीट्स का वर्क है, किसका वर्क है. तो उनके नाम हमें पता होने बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि ये वर्क इन राइटर का है. Now in 1838 में Wordsworth received an honorary doctorate in civil law by Durham and in 1839 he was awarded with same degree by Oxford. Now 1838 में Wordsworth को एक honorary doctorate डिग्री मिली थी सिविल लॉ में बाय डरहम यूनिवर्सिटी एंड सेम डिग्री उनको 1839 में भी मिली थी ऑक्सफोर्ड से. तो इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं कि 1838 में मिली थी, 1839 में हुई थी और कहाँ से मिली थी, डरहम से मिली थी, ऑक्सफोर्ड से मिली थी. तो बेसिकली मिली दोनों जगह से थी. 1838 में मिली थी डरहम यूनिवर्सिटी से एंड 1839 में मिली थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सेम डिग्री. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे. आगे हम बात करेंगे 1842 की.
नाउ 1842 में कुछ पोएम्स पब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल चीफली ऑफ अर्ली एंड लेट ईयर्स, कुछ पोएम्स थी. ही वाज आल्सो अवार्डेड अ सिविलिस्ट पेंशन ऑफ 300 अ ईयर. ना उनको एक सिविलिस्ट पेंशन भी मिला था. आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे यूरो होना चाहिए. नाउ 300 यूरो पर ईयर की पेंशन उनको रिवॉर्ड में मिलना शुरू हुई थी. नाउ इन 1843 में नेम्ड एज पोएट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ सदे, बट ही रोट नो ऑफिशियल वर्ड्स. नाउ 1843 में उनको पोएट लॉरेट बनाया गया. पोएट लॉरेट मतलब कि जैसे जो पुराने टाइम पे राजा महाराजा होते थे तो उनके वहाँ पे गायक होते थे जो सिर्फ उनके लिए ही गाते थे, उनकी बड़ाइयाँ करते थे. सेम पोएट लॉरेट का काम वही था, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह के बारे में और पर्टिकुलर राजा के बारे में या जो मुनाक है उस टाइम पे उनके बारे में उनकी तारीफ़ें लिखे, उनके लिए सारे वर्क्स लिखे. तो 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया. सदे की डेथ के बाद, रॉबर्ट सदे थे राइटर, उनकी डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया गया. बट उनकी कंडीशन थी कि वो कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं लिखेंगे. उनको बस नाम के लिए पोएट लॉरेट बनाया गया था, क्योंकि उनकी इतनी एज हो चुकी थी कि वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो अब काम कर सके आगे. तो उनको ये कह दिया गया था कि आप बन जाइए, आप कुछ काम मत करना बट आप बन जाइए, क्योंकि एक पोस्ट है वो फिल हो जाएगी बेसिकली. और उस टाइम पे उनका नाम एक बहुत ज़्यादा था. पहले तो उन्होंने मना ही किया था कि नहीं, फिर उनको बोला गया कि नहीं नहीं आप काम मत करना, आप बस बन जाइए. Then 1815 में फाइनली ही डाइड ऑन 23 अप्रैल बिकॉज ऑफ प्लूरेसी, जो कि एक लंग डिजीज़ होती है. 23 अप्रैल को ही उनकी डेथ हो जाती है एक लंग डिजीज़ की वजह से. ही वॉज बरीड एट सेंट ऑजवाल्ड चर्च ग्रेजमेर. उनको सेंट ऑजवाल्ड चर्च में बरी किया जाता है ना. ये याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको कहाँ बरी किया गया था और वो चर्च किस जगह पे था. His wife published The Prelude after his death in 1850. Now ये वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है जो उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था in 1850 जब उनकी डेथ हो गई थी. तो बेसिकली उन्होंने उनका अधूरा काम पूरा किया था उनकी वाइफ ने प्रिल्यूड वर्क को पब्लिश करा के. और ये वही वर्क है जिसका पहले नाम था पोएम टू कॉलरिज, बाद में इसका नाम रखा गया था द प्रिल्यूड. ओके, सो विद दिस जो वर्ड्सवर्थ की डिटेल्ड बायोग्राफी है वो तो ख़त्म हो जाती है, बट वर्ड्सवर्थ के फैक्ट्स, वर्ड्सवर्थ के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़त्म नहीं होती है, वो बहुत सारी हैं. सो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं अबाउट वर्ड्सवर्थ जो हम उनकी बायोग्राफी में कवर नहीं कर पाए. वैसे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनकी बायोग्राफी में कवर ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, इतनी लंबी लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें इंसान करता है. बट कुछ जो मेजर चीज़ें हैं जो हमें जाननी ही ज़रूरी है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी. अगर 1797 से 1808 तक इस पीरियड की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है. 1797 से 1808, दिस पीरियड वॉज द बेस्ट पोइट्री डेकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ. नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट पोइट्री डेकेड वर्ड्सवर्थ के लिए कौन सा था, कौन सा वो पीरियड था. तो दैट इज 1797 to 1808. नाउ दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट डेकेड. इसे ग्रेट डेकेड भी बोला जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि इस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, बहुत अच्छे काम किए थे. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्ड्सवर्थ lived in Dove Cottage with his sister Dorothy in Lake District. और इस टाइम पे वो डव कॉटेज में रहते थे अपनी सिस्टर के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में. There he make friends like Coleridge, सदे, वहाँ पे उनके दोस्त बने Coleridge, सदे. That's why they all known as Lake Poets. और इसी वजह से उनको लेक पोइट्स कहा जाता है, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे. और ये जो तीनों थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे, इन तीनों को लेक पोइट्स कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे. इसके बारे में भी जानेंगे, लेक पोइट्स क्या और किसने ये नाम, ये सब हम जानेंगे. नाउ बात करें 1789 से 1799, ये जो पीरियड था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पीरियड था. बेसिकली 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है. एंड फिर 1798 में हमारा रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाता है. और वर्ड्सवर्थ हाईली इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से. फर्स्टली now he was highly influenced by French Revolution. People of France overthrew the monarch and took control of the government. now basically इसमें हुआ क्या था कि जो लोग थे उन्होंने मोनार्क को ओवरथ्रू कर दिया था और गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था बेसिकली. नाउ इस टाइम पर ये जो पूरा टाइम था उस टाइम पर ये कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे वर्ड्सवर्थ के, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आजकल हमसे पूछे जाते हैं
कि अच्छा बताइए इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। बेसिकली आपको उनके जो कंटेम्प्रेरी है उनकी भी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि उनके साथ में कौन कौन से पोइट्स थे जो उस टाइम पर अलाइव थे एंड काम कर रहे थे। तो वो थे वॉल्टर स्कॉट एंड विलियम हैज़लिट। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी थे, वॉल्टर स्कॉट एंड विलियम हैज़लिट। नेक्स्ट बात करें पोएट लॉरेट बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्सवर्थ। नाउ पोएट लॉरेट तो बहुत बने ही थे, बट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वर्ड्सवर्थ से पहले कौन थे एंड वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बने। तो वर्ड्सवर्थ से जो पहले थे वो थे रॉबर्ट सदे, जो 1813 से 1843 तक रहे थे पोएट लॉरेट। नाउ आफ्टर उनकी डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ बने पोएट लॉरेट, जो सिर्फ एक नाम के लिए पोएट लॉरेट थे, उन्होंने काम कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि इसी कंडीशन पे उनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। नाउ वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक रहे थे पोएट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक पोएट लॉरेट रहे। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था पोएट लॉरेट 1850 से 1892 तक। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन काफ़ी लंबे टाइम तक पोएट लॉरेट रहे थे। सो ये आप पॉइंट में याद रख सकते हैं कि काफ़ी लंबा टाइम था। विद दिस आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं अबाउट लेक पोइट्स। नाउ लेक पोइट में कौन कौन थे वो तो हमने जान ही लिए, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें क्या क्या आ सकते हैं, लाइक ये टर्म किसने कॉइन किया था। ये जो लेक पोइट्स ये जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था। कहीं ना कहीं जो नाम है वो कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं। तो ये जो लेक पोइट्स जो टर्म है ये फ्रांसिस जेफरी ने कॉइन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए लेक पोइट्स जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था। तो ये टर्म कॉइन किया था फ्रांसिस जेफरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रॉम कॉलरिज बायोग्राफी लिटरेरियाज रिव्यू इन 1817। और ये टर्म आया कहाँ से था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉलरिज ने एक वर्क लिखा था जो कि बायोग्राफी लिटरेरिया का रिव्यू था, उन्होंने रिव्यू किया था उस वर्क को 1817 में। तो उसी में उन्होंने कहीं पे ये मेंशन किया था लेक पोइट्स। तो वहीं से फ्रांसिस जेफरी ने इसको उठाया एंड देन इन पोइट्स को एक टर्म दे दिया कि ये हमारे लेक पोइट्स हैं। लेक पोइट्स कौन कौन से थे मैं बता भी चुकी हूँ, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे, ये तीनों हमारे लेक पोइट्स थे बिकॉज ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। नेक्स्ट द टर्म फर्स्ट अपीयर इन द एडिनबर्ग रिव्यू ऑफ अगस्त 1817। ना फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है ये अपीयर कहाँ हुआ था। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। टर्म किसने कॉइन किया, कहाँ से आया एंड फर्स्ट टाइम कहाँ ये दिखा, अपीयर कहाँ हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुआ था एडिनबर्ग के रिव्यू में 1817 में ही। सो आई होप आपको लेक पोइट्स की ये इन्फो क्लियर हुई होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इससे पहले का जो वीडियो है विलियम वर्ड्सवर्थ का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूंगी, तो आप ज़रूर जाके उसे चेकआउट करें। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।